एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूँ। क्लास 7 का तीसरा नंबर चैप्टर, हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए देखते हैं। स्थलमंडल जो है, हमारे पृथ्वी की जो स्थलमंडल है वह विभिन्न प्रकार के हमारी बदलती पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसका जो स्थलमंडल है यह विभिन्न प्लेटों से होकर बनी है, जिन्हें हम लोग स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं या इसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। ये जो प्लेट्स है यह धीमी गति से धीरे धीरे चारों तरफ घूमते रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा से होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमती रहती है, जैसे कि घूमती रहती है। ठीक है, तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है ना, जिसे हम लोग स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और यह प्लेट हमेशा गति करते हुए रहती है ना। चलिए देखते हैं उसके बाद। प्लेटों के इन गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित करते हैं जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है। इसी प्लेट के गति के कारण हमारे पृथ्वी की सतह में कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, और पृथ्वी के इन गति को जिस बल द्वारा प्रभावित करते हैं उस बल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी में जितने भी आंतरिक भाग में घटित होते हैं, वे बल को, जिस बल के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, उससे अंतजनित बल कहते हैं या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतजनिक बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल या एक्सोनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अंतजनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी धीमी गति उत्पन्न करता है। ये जो अंतजनिक बल है यह कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है और कभी धीमी गति उत्पन्न करता है। इस जैसे कि आकस्मिक बल में यह भूकंप, ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण बनती है और कुछ बाहरी गति करती है। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे यह पूरा पता चल जाएगा। तो पृथ्वी की गति यह देख सकते हैं। पृथ्वी की गति, दो गति होते हैं, एक को कहते हैं अंतजनिक बल और दूसरे को बहिर्जनिक बल। अंतजनिक बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आकस्मिक बल और दूसरा पट्टल विरूपण बल। आकस्मिक बल जो अचानक घटित होते हैं, जैसे भूकंप एक आकस्मिक बल के फलस्वरूप होता है, ज्वालामुखी आकस्मिक बल के फलस्वरूप होता है, भूस्खलन आकस्मिक बल के फलस्वरूप होता है। और दूसरा पट्टल विरूपण बल। तो पट्टल विरूपण बल जो है वह पर्वतों का निर्माण करता है। बहिर्जनिक बल देखते हैं। तो बहिर्जनिक बल होता है अपरदन और निक्षेपण। अपरदन और निक्षेपण होता है, जैसे नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सब जो अपरदन की क्रिया करते हैं, जिससे अपरदन होता है, उसको कहते हैं बहिर्जनिक बल। स्थलमंडलीय प्लेट्स भूमंडल के अनेक बड़े एवं कुछ छोटे आकार के असमान आकार का प्लेट होता है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई होती है। ये जो स्थलमंडलीय प्लेट है वह ऐसा प्लेट है जो पृथ्वी पर है, वह छोटे और बड़े दोनों रूप में होता है, जिस पर स्थलमंडल, महासागर और महाद्वीप दोनों उपस्थित रहते हैं, उसे कहते हैं स्थलमंडलीय प्लेट। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला
एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? नो, पृथ्वी भूपर्पट्टी पर खुले एक छिद्र होता है जिस पर गर्म पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ये देखिए अभी ये एंडो एंड एक्सो क्या है? तो एंडो का मतलब होता है अंत और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक यानी जो बाहर होता है उसे एंडोजेनिक कहते हैं, जो अंदर होता है उसे एंडोजेनिक, और जो बाहर होता है उसे एक्सोनिक कहते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेट की गति करने से पृथ्वी में कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर को गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं? कि स्थलमंडलीय प्लेट के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। स्थलमंडलीय प्लेट के गति के कारण पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन उत्पन्न होता है, जहां पर कंपन आरंभ होता है, उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसमें निकटवर्ती स्थल को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र, और भूपर्पट्टी के जिस बिंदु से भूकंप शुरू होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। चलिए इसके बारे में यहाँ पर एक फिगर से हम लोग पता लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे जहां पर यहाँ पर जो हमारा भूकंप उत्पन्न हुआ है इसको कहते हैं उद्गम केंद्र, और इसके सीधा ऊपर सतह के ऊपर इसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। यह है भूकंप तरंग की सभी दिशाएं। भूकंप तरंग किधर जा रही है, किधर से आ रही है? भूकंप प्लेट्स की सीमा, ये दो प्लेट्सों के बीच की सीमा है। चलिए देख लेते हैं। अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र समझ में आ गया होगा। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहां पर अधिकेंद्र होता है, जहां जिस सतह से भूकंप उत्पन्न होता है उस सतह को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, और यहाँ पर हानि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे हो जाते हैं, है ना। चल देखते हैं। भूकंप तरंग तीन प्रकार के होते हैं। भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक को कहते हैं पी त्वरंग, एक को कहते हैं एस त्वरंग, और एक को कहते हैं एल त्वरंग। इस तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देते हैं कि पी भूकंप तरंग क्या है, एस भूकंप तरंग क्या है, और एल भूकंप तरंग क्या है। पी तरंग का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, एस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, एंड एल का मतलब होता है लैंड वेव। चलिए उसके बाद देखते हैं। भूकंप मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। भूकंप रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, उसमें तीव्रता को मापते हैं। ये जो भूकंप होता है इसका कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप का भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इससे पहले से तैयार हो सकते हैं। इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, ठीक है। स्थानीय लोग जहां पर अक्सर भूकंप होते रहते हैं वहां के लोग इस भूकंप का संभवतः अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों का उत्तेजना, सांपों का बाहर निकलना। तो ये सभी कुछ कारणों, कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप हम लोग भूकंप का पहले से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप, एक बार भूकंप आया हुआ था
भुज में भूकंप के झटके। एक 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रेक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाली भूकंप आई थी। ये एक पेपर का टुकड़ा है जो जिसमें भूकंप की विस्तृत जानकारी दी गई है। एक बार भूकंप हुआ था भुज शहर में, तो जहां पर भूकंप 26 जनवरी 2001 को हुआ था और वहां का भूकंप की जो तीव्रता था वह 6.9 यानी 7 के आसपास। 6.9 मतलब 7 से एकदम पास, तो उतना है। तो इसमें क्या क्या हानि हुआ था देखिए। इधर दूसरा नंबर देखिए, ये जो स्कूल इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित था। स्कूल में 971 छात्र और 31 शिक्षक की मौत हो गई थी। 971 छात्र और 31 शिक्षक की मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर 2-3 दिन तक कोई भोजन नहीं पहुँच पाया। भोजन, दवा, उसके लिए सब चीज़ नहीं पहुँच पाया। भुज में तबाही, फोन लाइन, जल पाइप, विद्युत स्टेशन ये सारे खत्म हो गए थे। शहर में आग लग गई थी। चारकोल की अंगूठियों के पलटने के कारण उस स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा कर दी गई थी और मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र में वित्तीय सहायता मांग की थी। अब देखते हैं रेक्टर स्केल कैसा होता है, भूकंप का तीव्रता को किस तरीके से मापा जाता है। तो इधर देखिए, भूकंप की जो तीव्रता है उसे हम रेक्टर स्केल में मापते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जैसे भूकंप लेखी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। और भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल से मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उसके कम होता है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जब भूकंप की तीव्रता 5.0 होता है तो वहाँ पर वस्तु गिरने से क्षति पहुँच सकती है, और जहाँ भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक हो तो वह शक्तिशाली भूकंप होता है। जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक हो तो वहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले? तो भूकंप के दौरान सुरक्षित क्षेत्र, रसोई के काउंटर एवं मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इस जगह पर रह सकते हैं। यह सेफली जगह होता है। इससे दूर रहें। आग से दूर रहना है। चिमनी के आसपास से नहीं रहना है। उधर टूट सकने वाले खिड़की, दरवाजे सब में नहीं रहना है। ये सब के सामने नहीं रहना है। पहले से तैयारी, सारे को थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अवेयरनेस फैलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे तो उसमें भूकंप से कमी आ सकती है, भूकंप नहीं हो सकता है। भूकंप से बचाव हो सकता है। भूकंप तो एक प्राकृतिक क्रिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जब अगर होने वाला है तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है पर इसे रोका नहीं जा सकता। इसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। इसे कुछ जीव जंतुओं के गति द्वारा ही इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना। अब देखते हैं, विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात पाए जाते हैं। हजारों छोटे बड़े जलप्रपात पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह है वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात। यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जिम्बाब्वे एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित बैक्टीरिया जलप्रपात है। ठीक है। अब इधर देखते हैं थोड़ा सा मुख्य स्थलाकृतियां। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रिया द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल
आदि अपराधित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिसके फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करता है। अपराधन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलियों का निर्माण करता है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग अपराधन और निक्षेपण। अपराधन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बहाकर ले जाना, जहां ले जाना उसे अपराधन कहते हैं। निक्षेपण यानी वो जो बहाकर ले गया वस्तु, इसे जहां पर रख देते हैं या फिर जहां पर गिरता है, इसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। ठीक है। पृथ्वी के सतह पर शैल टूटने से अक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम ये सभी घटक हैं जो किसी भी पदार्थ को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाता है, जैसे मिट्टी, धूल, ये सबको ले जाता है ना। तो ये अपराधित करता है और ये कहीं पर जिस स्थान पर छोड़ता है उसे निक्षेपित कहते हैं, है ना। और इसी प्रक्रम के दौरान भूमंडलीय आकृति बन जाते हैं, बहुत से भूमंडलीय आकृति बन जाते हैं। अभी देखते हैं नदी के कार्य। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। भूमि के जल से, नदी के जल से क्या होता है? दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैली या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरता है तो जलप्रपात बनाता है। इसका मतलब क्या है कि नदी के जल जब दृश्य भूमि से अपरदन करता है, नदी के जल दृश्य भूमि से अपरदन करता है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल का खड़े ढाल वाले घाट पर गिरता है, यानी जब नदी कोई खड़े ढाल यानी बहुत ही ऊंचा क्षेत्र है जहां पर बहुत कठोर ढाल है और नीचे एक कठोर ढाल है, वहां से जब नदी नीचे गिरता है इस तरीके से नदी का पानी, तो इस प्रकार एक जल प्रपात का निर्माण करता है। ठीक है। यह है ऊपर वाला कठोर शैली, जल की शक्ति से कटा हुआ मृदा शैली। ऊपर वाला जो कठोर शैली और नीचे वाले शैली, जब ऊपर वाला शैली को काट नहीं पाता है तो नीचे पानी गिर जाता है, जिसे जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़ादार मार्ग पर बहती है। जब नदी कहाँ प्रवेश करती है? मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़ेदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को विसर्प कहते हैं। नदी के बड़े मोड़ को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ठीक। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाती है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते रहते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करता है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थ का अवसद कहते हैं। इसे समातल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करता है। नदी के उत्कृष्ट तट को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमे हो जाते हैं और इसे नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिक्त कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि उसके साथ लाए हुए मलबे का भी निक्षेपण करने लगती है। तब प्रत्येक अपने मोहनाय का निर्माण करती है और सभी मोहनाय के अवसदों संग्रह को डेल्टा कहते हैं। यह है नदी की क्रिया। अब इसे हम विस्तृत समझते हैं। ये तो बुक का हो गया, इसके बाद विस्तृत समझते हैं। जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करता है, नदी कहाँ पर प्रवेश करेगा? मैदानी भाग में प्रवेश करेगा, तो वह विसर्प यानी घूम घाम के चलना शुरू करेगा। इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में जाना शुरू करेगा, है ना। और ये नदी कब इस तरीके से हो जाता है? जब ऐसे बहने लगती है नदी, कहीं कहीं पर इस तरीके से लूप का निर्माण करती है और इस जगह पर मलबे का अवक्षय एवं इस प्रकार इस क्षेत्र में
मिट्टी के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप यहाँ पर दग जाता है और एक झील का निर्माण होने लगता है। इस क्षेत्र में एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग चाप झील कहते हैं, है ना। और ये जो ये नदी इतना चौड़ा ही है, यह वाला इसका बाढ़ का मैदान है। नदी का ये क्या है, बाढ़ का मैदान है। यहाँ पर नदी विसर्प के रूप में बहने लग जाता है, यानी साप के रूप में नदी बहना शुरू कर देता है, जिसे विसर्प कहते हैं। और जहाँ पर इस तरीके से क्रिया होता है इसे हम लोग कहते हैं चाप झील। इसे क्या कहते हैं, चाप झील। ये चारों तरफ को हम लोग तटबंध कहते हैं, ये मोड़ को हम लोग विसर्प कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इसी पूरे क्षेत्र को हम लोग एक बाढ़कृत मैदान कहेंगे। ये पूरे वाले भाग को क्या कहेंगे, बाढ़कृत मैदान, ठीक है। और जब नदी मोहनाई में पहुंच जाती है, जब नदी एकदम लास्ट सीमा में पहुंच जाती है, तब वहां पर उसे वितरिक्त कहते हैं। उस पूरे भाग को हम लोग वितरिक्त कहते हैं। इस क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र को हम लोग वितरिक्त कहते हैं। ये नदी बहुत सारे भाग में डिवाइड हो जाते हैं और इतना धीमी हो जाती है कि यहाँ पर मलबा, जितने भी मलबा वह नदी अपने साथ लाया है, वह अपने अलग अलग जगह में निक्षेपित कर देती है। और इस मोहनाई के संग्रह को हम लोग डेल्टा कहते हैं। जितने देख रहे हैं ना, यहाँ पर इतने सारे मोहनाई हैं, ये सारे मोहनाई मिलकर डेल्टा का निर्माण करता है ना। तो डेल्टा का निर्माण के बारे में बता सकते हैं कि प्रत्येक वितरिक्त, ये जो सागर के साथ मिलने वाला क्षेत्र है नदी का, उसको हम लोग वितरिक्त कहते हैं। और प्रत्येक वितरित एक मोहनाई का निर्माण करता है और सारे मोहनाई मिलकर डेल्टा का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, समुद्र तरंग की क्रियाएं। समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलकृत बनता है। समुद्री तरंग लगातार शैल्य से टकराते रहते हैं, जिससे दरार विकसित हो जाते हैं। साथ साथ ये बड़े और चौड़े होते हैं। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचता है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगभग अपरदन छत को भी तोड़ देता है और कुछ दीवार बचते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को सटैक कहते हैं। और समुद्र जल ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़ा हो जाते हैं, जिसे उच्च शैली तट को समुद्र भृग कहते हैं। चलिए इसमें ध्यान देते हैं। अभी समुद्र में बहुत से बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। समुद्र के जल बार बार इस पर प्रेशर देने पर यह टूट के इस तरीके से एक खोखला गर्त बनने लग जाता है। इस तरीके से एक खोखला गर्त इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है ना। और ये छत ही सिर्फ बच जाता है। ऐसे ये जो है छत बच जाता है। फिर ज़्यादा दिन होने पर ये छत भी टूट जाता है। छत क्या हो जाता है, टूट जाता है और पुनः एक दीवार जैसी आकृति देखने को मिलता है। और ये जो चट्टानों को काटा, ये जो चट्टान था, इसको इस तरीके से जो नदी काटा, इसको हम लोग कहते हैं समुद्री गुफा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो कटा हुआ भाग है ये समुद्री गुफा है। ये तटीय मेहराब कहते हैं, जहाँ पर ये छेदा हो जाता है। जब ये पूरी छेदा हो जाता है तो उसे तटीय मेहराब कहते हैं। और जो दीवार जैसे आकृति बनते हैं उसे सटैक कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अभी हिमनद की क्रिया। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों को गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का प्रदान करता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बना देते हैं। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल, रेत एवं तिलहट मिट्टियां निक्षेपित करता है। इस निक्षेप को कहते हैं हिमनद हिमओड़ का निर्माण। ये जो हिमओड़ होता है ना, ये हिमओड़ जो शब्द है यह दो शब्द से मिलकर बना है। हिमओड़ दो शब्द से मिला हुआ बना है, हिम प्लस ओड़। हिम का मतलब होता है बर्फ,
बर्फ जो उड़ता है, क्या करता है, जो बर्फ उड़ता है, बर्फ ओढ़ देता है जिस मिट्टी पर, उसको कहते हैं हिम ओढ़। ठीक है, तो हिम ऊपर पर्वत से बहकर आता है, नीचे मैदानी भाग पर आश्रय लेता है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं हिमनद, हिमोड़। ठीक है, पवन के कार्य। बालू टिब्बे के कुछ चित्र। रेगिस्तान में पवन अप्रदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान एक छन्नक के रूप में शैल्य देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छन्नक शैल्य कहते हैं। पवन शैल्य के ऊपरी भाग को अवक्षय निचले भाग को आसानी से कटती है, इसलिए इन शैल्यों को संकीर्ण एवं शीत विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह सात रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटे पहाड़ी बनती हैं, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.1 देखिए, चित्र में बालू टिब्बा आपको दिख रहा होगा। ये जितने भी रेत के ऊंचा ऊंचा भाग है, इसको सबको क्या कहते हैं, बालू टिब्बा, बालू टिब्बा। और यह बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, जो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूरी ले जाता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है तो उसे लोयाम कहते हैं, और चीन में विशाल लोयाम निक्षेपित पाया जाता है। ठीक है, तो यह था पवन के कार्य। इतना ही है इस वीडियो में। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में लेकर आते हैं।